नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव, रामपुर। इस गांव की मिट्टी की खुशबू ऐसी थी कि जो एक बार आए यहीं का होकर रह जाए। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां माधो नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। माधो के पास कुल जमा 2 बीघा जमीन थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर निकल जाता और शाम ढलने तक पसीना बहाता। राधा भी कम मेहनती नहीं थी। वह घर का काम निपटाकर खेत पर माधो का हाथ बटाने पहुंच जाती। दोनों की जिंदगी में पैसा कम था, लेकिन संतोष बहुत था। रात को चूल्हे की रोटी और नमक मिर्च के साथ जो सुकून उन्हें मिलता था, वह बड़े बड़े महलों में भी शायद ही हो। माधो अक्सर कहता, राधा, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें बरकत है, हमें किसी से क्या लेना देना। गांव का पटवारी गजानंद एक नंबर का मक्कार और लालची आदमी था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन पर रहती थी। गजानंद का मानना था कि जो गरीब है उसका कोई वजूद नहीं। एक दिन माधो अपने खेत की मेड़ ठीक कर रहा था कि तभी पटवारी गजानंद वहां आ धमका। अबे ओ माधो, ये मेड़ 2 हाथ पीछे हटा, गजानंद गरज कर बोला। माधो ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, ये तो पुरखों के जमाने से यही है, इसे हटाऊंगा तो मेरी जमीन कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात पर गजानंद का पारा चढ़ गया। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगा? अब देख, ये पूरी जमीन सरकारी कागजों में मेरी होगी। माधो को लगा कि पटवारी सिर्फ डरा रहा है, लेकिन अगले ही दिन गजानंद ने फर्जी कागजात बनवाकर माधो की जमीन छीन ली। बेचारा माधो गांव के सरपंच ठाकुर साहब के पास गया। ठाकुर साहब ने दरबार सजाया और पटवारी को बुलाया। पटवारी ने सीना ठोककर कहा, हुजूर, ये माधो झूठ बोल रहा है। इस जमीन का मालिक तो मैं हूँ, ये तो बस वहाँ मजदूरी करता था। ठाकुर साहब ने गवाह मांगे। गजानंद के खौफ से पूरा गांव थर-थर कांपता था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि माधो के पक्ष में खड़ा हो। यहाँ तक कि माधो के पड़ोसी ने भी नजरें फेर ली। ठाकुर साहब ने फैसला सुना दिया, जमीन गजानंद की है। माधो खाली हाथ घर लौटा। राधा ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कुछ हफ्तों तक तो घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज चला, लेकिन फिर कंगाली ने दस्तक दी। एक रात चूल्हा नहीं जला। माधो और राधा पानी पीकर सो गए। सुबह हुई तो राधा ने कांपते हाथों से अपनी शादी का एक पुराना चांदी का छल्ला निकाला और कहा, इसे बेचकर थोड़ा आटा ले आइए। पर कब तक ऐसे चलेगा? आप शहर चले जाइए, वहाँ शायद मजदूरी मिल जाए। माधो का दिल भर आया। उसने शहर जाने का फैसला किया। राधा ने पड़ोस से थोड़ा आटा मांगकर 7 रोटियां बनाईं और एक कपड़े में बांधकर माधो को दे दी। माधो ने अपना डंडा उठाया, पोटली कंधे पर रखी और निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। दोपहर होते होते माधो थक कर चूर हो गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसे एक पुरानी टूटी फूटी बावली दिखी। वह उसकी मुंडेर पर बैठ गया और अपनी पोटली खोली। 7 रोटियां देखकर माधो खुद से बात करने लगा, अरे भाई, पेट तो बहुत बड़ा है, अब क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं? संयोग से उस पुरानी बावली में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जब सुना कि कोई 7 को खाने की बात कर रहा है, तो उन्हें लगा कि बाहर कोई भयानक राक्षस या तांत्रिक आया है।
सबसे बड़ी परी ने डरते हुए बाहर झांका। उसने देखा कि एक सीधा साधा किसान बैठा है। वह समझ गई कि यह कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इसकी बातों से डरी हुई परियों ने फैसला किया कि इसे कुछ देकर विदा कर देना ही ठीक है। परी माधो के सामने प्रकट हुई। माधो तो हकबका रह गया। परी बोली, भाई तुम हमें मत खाना, हम तुम्हें यह जादुई मुर्गी देते हैं। यह हर रोज सोने का अंडा देगी, बस इसे संभाल कर रखना। माधो की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मुर्गी को गोद में लिया और घर की ओर भागा। रात होने को आई थी। माधो ने सोचा कि जंगल में जंगली जानवरों का डर है, इसलिए पास की एक झोपड़ी में शरण ले ली जाए। उस झोपड़ी में बसंती बुढ़िया रहती थी, जो गांव भर में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। माधो ने कहा, माई एक रात रुकने की जगह दे दो, सुबह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने उसे जगह दे दी। रात को माधो को चैन नहीं आया। उसने मुर्गी से कहा, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। मुर्गी ने तुरंत सोने का अंडा दे दिया। माधो उसे देखकर निहाल हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि बुढ़िया सब देख रही है। जब माधो गहरी नींद में सो गया, बुढ़िया ने धीरे से उसकी जादुई मुर्गी हटाई और अपनी साधारण मुर्गी वहां रख दी। सुबह माधो घर पहुंचा और राधा से बड़े गर्व से बोला, अब हमें गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। ये देखो करिश्मा। उसने मुर्गी को थपथपाया और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। मुर्गी ने अंडा तो क्या देना था, वह बस कुड़क्कू करने लगी। राधा चिढ़कर बोली, लगता है भूख ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, जाओ यहाँ से। माधो गुस्से में फिर से उसी जंगल पहुंचा। उसने फिर वही संवाद दोहराया, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों की सातों खा जाऊं। बड़ी परी फिर बाहर आई। वह समझ गई कि रास्ते में माधो के साथ धोखा हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माधो भाई तुम भोले हो। उस बुढ़िया ने तुम्हारी मुर्गी बदल ली थी। इस बार मैं तुम्हें यह जादुई डंडा देती हूँ। जब तुम कहोगे चल मेरे डंडे, तो यह अपना काम शुरू कर देगा। इससे अपनी मुर्गी वापस मांग लेना। माधो डंडा लेकर सीधा बुढ़िया की झोपड़ी पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, ओ बुढ़िया, मेरी मुर्गी दे, वरना देख ये डंडा। बुढ़िया हंसने लगी, अरे जा रे, ये सूखा डंडा क्या करेगा। माधो ने कहा, चल मेरे डंडे। डंडा हवा में लहराया और तड़ातड़ बुढ़िया की पीठ पर बरसने लगा। बुढ़िया चीखने लगी, हाय मर गई, बचाओ, ले जा अपनी मुर्गी, संदूक में रखी है। माधो ने अपनी असली मुर्गी ली और घर लौटा। अब तो चांदी ही चांदी थी। कुछ ही महीनों में माधो ने गांव में सबसे बड़ा महल खड़ा कर दिया। माधो की अमीरी के चर्चे चंद्रगढ़ के राजा वीर प्रताप तक पहुँचे। राजा को शक हुआ कि कोई किसान इतना अमीर कैसे हो सकता है। उसने अपने सैनिकों को भेजा। जब राजा खुद माधो के महल आया, तो उसने देखा कि माधो का ऐशो आराम राजा से भी बढ़कर है। राजा ने गुस्से में कहा, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। इसने जरूर कोई खजाना चोरी किया है। माधो ने शांत रहकर अपना डंडा उठाया और कहा, चल मेरे डंडे। डंडे ने राजा के सैनिकों की ऐसी धुनाई की कि सब दुम दबाकर भागे। राजा भी अपनी जान बचाकर महल की ओर भागा। लेकिन तभी सरहद से खबर आई कि पड़ोसी देश के सुल्तान जोरावर ने चंद्रगढ़ पर हमला कर दिया है। राजा घबरा गया। उसकी सेना पहले ही डंडे से मार खाकर पस्त थी। माधो को जब पता चला कि उसका देश खतरे में है, तो उसने अपनी निजी नाराजगी भुला दी। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और सरहद पर पहुंच गया। सामने हजारों की फौज थी। माधो ने डंडा हवा में उछाला और गरजा,
मेरे वतन के दुश्मनों को सबक सिखा। चल मेरे डंडे। वह डंडा नहीं था, बिजली का कड़का था। वह अकेला डंडा हजारों सैनिकों पर भारी पड़ा। दुश्मनों की तलवारें टूट गईं, ढालें बिखर गईं। सुल्तान की फौज तौबा तौबा करती हुई पीछे हट गई। राजा वीर प्रताप ने माधो के साहस और उसके जादुई डंडे का लोहा माना। उसने माधो को गले लगाया और उसे अपना राजप्रमुख घोषित किया। गजानंद पटवारी को उसकी बेईमानी की सजा मिली और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। माधो और राधा अब सिर्फ अमीर नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य के रक्षक थे। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल अस्पताल और स्कूल बनवाने में किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए और मुसीबत के समय अपनी शक्ति का प्रयोग देश के हित में करना चाहिए।